हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम लोग विजन आईएएस के जून वाली मैगजीन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग मंथली जो मैगजीन आती है विजन आईएएस की, उसको हम लोग हिंदी में पूरे डिटेल से आपको पढ़ाया जा रहा है इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे। तो इसी क्रम में हमने पॉलिटी और गवर्नेंस जो पहला टॉपिक है विजन आईएएस की मैगजीन का, उसको हमने पहले वीडियो में पूरा जो डिटेल में पढ़ लिया था। अब यहाँ पे विजन आईएएस के जो मैगजीन है उसमें पॉलिटी सेक्शन में कुछ संक्षिप्तकियाँ होती हैं, न्यूज इन शॉर्ट्स। ठीक है, संक्षिप्तकियाँ होती हैं, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में इनसे प्रश्न बनने की प्री में संभावनाएं होती हैं। छोटे से न्यूज होते हैं, इसलिए इसको आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम आपको 10 से 15 वीडियोज़ में आपको पूरा विजन आईएएस की मैगजीन को पढ़ा देंगे। इसमें हम प्री और मेंस के क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से विजन आईएएस की मैगजीन को बिल्कुल एकदम अलग अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं, ताकि जो अलग इस बार का पेपर बना था उसके हिसाब से हम कैसे प्रश्न यहाँ से निकाल सकते हैं, किस तरीके से पढ़ें कि आपका जो है ये मैगजीन जो है कम से कम समय में अच्छा से अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाए और आप प्रश्न को सॉल्व करने की हालत में हो। तो हम लोग जो है आज शुरू करेंगे न्यूज इन शॉर्ट्स को। ठीक है, छोटा सा ये टॉपिक है, इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का विजन आईएएस के मैगजीन का पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आईआर पर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिएगा, उस वीडियोस को जरूर लाइक करिए ताकि और शेयर करिएगा ताकि अन्य लोग भी जो है इसका लाभ ले सकें। और मैं आपको बता दूँ, इसके साथ साथ जो है हम लोग हैंड रिटन नोट्स, इसका अगर आप डिमांड करेंगे तो हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा या टेलीग्राम पे बताना पड़ेगा कि हमें चाहिए, क्योंकि तभी हम आपको इसको हैंड रिटन नोट्स भी आपका इस मैगजीन का दे सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं? ये पॉलिटिकल साइंस का जो विद्यार्थी होगा, जो पॉलिटिकल साइंस जिसने पढ़ा होगा या जो पीएसआईआर जिसका सिलेबस होगा ऑप्शनल में, वो जानता जरूर होगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव एक्शंस को बोलते हैं, अगर हिंदी में बोला जाए, सकारात्मक कार्रवाई या सकारात्मक विभेद। ठीक है, सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक विभेद, इस तरह से इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अफर्मेटिव एक्शंस क्यों, अफर्मेटिव एक्शंस क्या होते क्या हैं, पहले तो जानना ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्या देता है कि अगर आप मैगजीन पढ़ेंगे सबसे पहले क्यों न्यूज में ये दे देता है, पर आपको शब्द जो टर्म है प्री में क्वेश्चन बन सकता है। और जानते ही हैं आप कि यूपीएससी ने पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के, वो कहीं ना कहीं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी पूछना शुरू कर दिया है। पिछले 2-3 साल के ट्रेंड को आप देखें तो अफर्मेटिव एक्शन से क्या मतलब होता है कि अफर्मेटिव एक्शन सकारात्मक कार्रवाई या पक्षपात से है, जिसका जो है इसका ऐसा मतलब होता है कि इसे मान लीजिए कि ऐसे समूह को, जो कोई ऐसा समूह हो, ठीक है, कोई समूह हो, ठीक, उसको विभेदित करते हुए आए, उसको लाभ पहुंचाने का कार्य है, जो सामाजिक रूप से वंचित रहे हों, जो सामाजिक रूप में भेदभाव का शिकार रहे हों, जिनकी संस्कृति से भेदभाव किया गया हो, ठीक है, जिनको दबाया गया हो, उनके उत्थान के लिए राज्य जो है, राज्य यानी स्टेट जो है कुछ ऐसे उपाय करता है, कुछ ऐसे उनको एक्शंस लेता है जिससे उनके जो है उत्थान हो सके और वो भी बराबरी का हक और उसको वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। इसी कार्रवाई को सकारात्मक कार्रवाई बोला जाता है। जैसे कि इसी में लिखा है कि अफर्मेटिव एक्शन का तात्पर्य सकारात्मक कार्रवाई से है। इसमें अमेरिका में विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप को मिटाने के लिए उपयोग में लाया गया था। अमेरिका में सबसे पहले अमेरिका में लाया गया था, जिसको विशेष मतलब कुछ विशेष वर्ग के लोगों के साथ पक्षपात होता था, उससे उसी को निपटने के लिए या उसको उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये जो है लाया गया था। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब अमेरिका में क्या है, उच्चतर शिक्षा के मामले में इसका संबंध क्या है, प्रवेश प्रक्रिया से, यानी कि जो हायर एजुकेशन में, अमेरिका में हायर एजुकेशन में जो जाएगा, उसको जो मान लीजिए दबे कुचले, जो नस्ल भेदी हिंसा के या नस्ल भेदभाव के शिकार रहे होंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यही सकारात्मक कार्रवाई। जैसे भारत में आरक्षण है, भारत में आरक्षण एक सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शंस का एक उदाहरण है। अफर्मेटिव एक्शंस का उदाहरण इसलिए है क्योंकि इसमें जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रूप से जो लोग थे, ठीक है, उनको शिक्षा, नौकरी, सरकारी योजना, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व करके उनको आरक्षण दे करके उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है। ये जो है, इससे होता ये क्या है कि राज्य जो है कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को विशेष रूप से सुविधाएं प्रदान करता है, किसी के ऊपर किसी को हटा करके। ये आपका सकारात्मक कार्रवाई है।
तो इसमें क्या है, न्यूज में क्या था, सुप्रीम यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज में जो प्रवेश होता था उसमें नस्ल आधारित एफर्मेटिव एक्शन, जो नस्ल हिंसा से, नस्ली भेदभाव से पीड़ित थे, उसमें एफर्मेटिव एक्शंस को उसने सीमित कर दिया। इसलिए ये आपका न्यूज़ में है। अब यूपीएससी प्रश्न क्या पूछ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर प्री में एग्जाम होगा तो प्री में क्या पूछ सकता है, ये आपको देखिए, ये मानदंड है, ये तुलना की गई है अमेरिका की और भारत की। तो पूछ सकता है कि भारत में अफर्मेटिव एक्शंस, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक कार्रवाई का उल्लेख अनुच्छेद 15 और 16 में है। ठीक, भारत में सकारात्मक कार्रवाई को मूल अधिकार में शामिल किया गया है, अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, ये ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। और आपको सभी स्टेटमेंट्स को आना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको जो पढ़ना है इसी तरीके से कि यूपीएससी प्रश्न कैसे बना सकती है। ठीक, तो हम सोचेंगे तो आपको ऐसी तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करने के लॉजिकली जो है आप उस स्थिति में आ जाएंगे। तो आप जो है इसमें तुलना एक बार देख लीजिए। तो आपको ध्यान देना है कि जो मैंने बताया था उसमें केवल 2 सही है जो क्वेश्चन पूछा हूँ, क्योंकि तीसरा जो है, अब मैं बताने वाला हूँ कि तीसरा जो है स्टेटमेंट था कि यूएसए में वो मूल अधिकार है, ऐसा नहीं है, वो सिविल राइट है, सिविल राइट एक्ट्स में है, मूल अधिकार में वो नहीं है एफर्मेटिव एक्शंस। भारत में मूल अधिकार में एफर्मेटिव एक्शंस है, आर्टिकल 15(4) और 16(4) में मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है, और अमेरिका में ही 1964 के सिविल राइट एक्ट में है। ठीक, तो ये मूल अधिकार नहीं है। जैसे कि अब मान लीजिए इसमें क्या है, भारत में जो है इंदिरा साहनीवाद में 50% आरक्षण है SC ST और पिछड़ा वर्गों के लिए। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई स्तर निश्चित नहीं किया गया है और विभिन्न तरीकों से, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न संस्थानों में अलग अलग तरीकों से लागू है। भारत में अफर्मेटिव एक्शन का मूल रूप क्या है कि SC और ST कहे जाने वाले समाज के निम्न वर्ग का उत्थान करना है। और यहाँ क्या है अमेरिका में कि उन समूहों को समान अवसर देना है जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से लिंग भेद और दिव्यांगता आदि के आधार पर भेदभाव किया गया हो। तो आप समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव एक्शंस क्या है और यूपीएससी प्रश्न पूछेगा तो कैसे बनाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको हमने यहाँ सॉल्व करा दिया। ठीक इसी तरह से मैं सारे टॉपिक्स को मैंने पिछले वीडियोस में भी इसी तरह पढ़ाया है, मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया कि मेंस में आप क्या लिखेंगे, मेंस में इसी चीज़ से कैसे आपको कंटेंट निकाल लेना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो आप वीडियोस को इसको सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल फ्री में। आपको विजन करंट अफेयर की कोई टेंशन नहीं, सारे विजन एज के मैगजीन्स को हम लोग पूरे साल पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और यहीं से आपको क्वेश्चंस भी कराने हैं। अब यहाँ पे आ रहा है राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल की शक्ति क्या है यहाँ पे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों के नज़रिए से हम कंटेंट कैसे निकाल सकते हैं। और यूपीपीसीएस, यूपीएससी या बीपीएससी कहीं से भी इसी मैगजीन को पढ़कर कैसे हम तैयार करेंगे उसके कंटेंट को, आपको देखिए मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तमिलनाडु राज्य ने, ठीक है, तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने के राज्य सरकार का जो अनुरोध था उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब इससे हुआ क्या, विवाद उत्पन्न हो गया, इसीलिए ये न्यूज में रहा राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, पावर ऑफ गवर्नर्स। तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने अस्वीकार किया। यूपीपीसीएस में डायरेक्टली ये फैक्ट पूछ सकता है कि किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य सरकार के अनुरोध को, मंत्रिमंडल में फेरबदल करने के अनुरोध को अस्वीकार किया, तमिलनाडु के राज्यपाल ने। ऐसा बन सकता है पर ऐसा बनेगा नहीं, एटलीस्ट मैं इतना बता दूं। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक, किसकी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ये आपका किस आर्टिकल में उल्लेख है, आर्टिकल 164, डायरेक्टली यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट। यूपीपीसीएस का प्री जो दे रहा होगा प्रश्न यहीं से आपके तैयार हो जाएंगे। इसलिए इस मैगजीन को पढ़िए, इस सीरीज को आप देखिए, आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा, आपको जीएस के लिए कहीं भटकना नहीं है। वन स्टॉप सोल्यूशन विजन एस मैगजीन। तो और आप जो है यूपीपीसीएस के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट आर्टिकल 164(1) इसी के द्वारा जो है क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। तो ये आपका हो गया। ठीक, राज्यों की क्या शिकायत रहती है कि राज्यपाल कई सारी कार्रवाइयों को उनके प्रशासन में हस्तक्षेप होती हैं और संघवाद की अवधारणा पर यह चुनौती के रूप में होता है। आप देखेंगे ही राज्यपाल के पास कई सारी शक्तियां होती हैं और वो राज्य केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्य की। और इसी तरह से उसके पास कई सारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां होती हैं, जैसे कार्यकारी शक्तियों में राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। न्यायिक शक्तियों के रूप में कानून के तहत दी गई संस्थाओं के संबंध में क्षमा करता है, परिहार, रेमिट और लघुकरण कर सकता है। ठीक है, आपको कमेंट कर बताना कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के
कौन सी शक्तियों में पास जो है राष्ट्रपति के पास वो है और राज्यपाल के पास वो नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत का बेसिक सा क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे तो जरूर आप बता सकते हैं। विधायी शक्तियों में राज्यपाल जो है कई सारी स्थितियों में अध्यादेश ला सकता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अध्यादेश भी जो है लाता है, ठीक। अब क्या है कि राज्यपाल द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग के रूप में कई सारे मामले देखने को मिलते हैं। अब ये मेंस में प्रश्न पूछेगा कि राज्यपाल के द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए, हाँ, राज्यपाल के द्वारा शक्तियों की कार्रवाई का दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसको कुछ उपाय को बताइए या आगे की राह लिखिए या उसका आलोचनात्मक विवरण आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए या उस पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न ऐसे ही 5-7 तरीके से बन सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, इसी से आपको तैयार होगा कि राज्यपाल की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसकी कार्रवाई जो है पक्षपात बनाती है, चूंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से होता है, केंद्र द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, और निर्वाचित सरकार और नियुक्त राज्यपाल के बीच में समन्वय का अभाव मिलता है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार, केरल सरकार, ठीक है, आपका बिहार सरकार, जो जहां अन्य विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो है विवाद देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरह से जो समन्वय का अभाव होता है वो विवादों को जन्म देता है और संघवाद की अवधारणा के विपरीत जो है ये कार्रवाइयाँ हो जाती हैं और ये जो मामले हैं ये होते हैं। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल जो है राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को बार बार राष्ट्रपति के विचार में आरक्षित कर देते हैं। इसी कारण जो है राज्यपाल और सरकार के बीच अविश्वास पैदा होता है। प्रश्न पूछेगा यूपीपीसीएस में डायरेक्ट क्या पूछेगा कि किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को और या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को लाता है, या आरओ का एग्जाम आ रहा है उसी में आर्टिकल ये पूछ सकता है डायरेक्ट, क्योंकि फैक्चुअल है। तो आरओ यूपीपीसीएस के लिए सभी एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, यूपीएससी में भी प्रश्न बन सकता है, स्टेटमेंट में बनेगा, लेकिन बनेगा तो आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है कानूनों को लाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, आर्टिकल 200 के तहत लाता है, 201 नहीं, ठीक है। राज्यपाल जो क्या होते हैं कि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को सहमति देने में देरी करते हैं, इस कारण भी विवाद उत्पन्न होता है। राज्यपाल जो होता है कई बार राज्य सरकार के विविध पदों पर नियुक्ति करने के लिए नामों की जो सिफारिश की जाती है उसका अस्वीकार कर देता है, ठीक। तो इस कारण भी जो है विवाद होता है। अच्छा, कौन कौन समितियां बनी थी अब मैं आपको बताता हूं। आपको करना क्या है कि कई सारे जो पहले भी राज्य और राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई सारे समिति और आयोग के गठन किए गए और उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। इनमें से क्या करना है आपको, आपके लिए टास्क ये है, आप या तो कमेंट कर लीजिए या फिर आपको अपने कॉपी पर अपने खुद के लाभ के लिए, चूंकि प्रश्न बना हुआ है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यूपीपीसीएस में प्रश्न बना हुआ है, आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी ये प्रश्न बना हुआ है। राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, वेंकटचलैया आयोग, इनके सन को आप कॉपी में बढ़ते घटते क्रम में लिख लीजिए। यूपीपीसीएस के लिए और बीपीएससी आरओ के लिए समझ लीजिए कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए ये एकदम रामबाण है। ये वाले जो आयोग हैं इनके सन को लिख लीजिए और बढ़ते घटते क्रम में याद कर लीजिए। यूपीएससी वाले क्या करेंगे, इनके सन को तो देखें ही, साथ साथ कुछ सिफारिशों को भी गूगल करके आप देख लीजिए, मेंस के लिए लिख लीजिए अलग से। तो अगर आपको डिमांड होगा तो चाहिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। अब आता है सीबीआई की सामान्य सहमति, जनरल कॉन्सेंट टू सीबीआई। सीबीआई जो है, आखिर सीबीआई पहले तो आपको ये देखना है कि न्यूज में क्या है, सीबीआई है क्या। सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना कैसे हुई, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से हुई और इसी से अपनी शक्तियां ये प्राप्त करता है, ठीक। अब क्या है कि इस अधिनियम के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार, यानी 1946 के जो एक्ट के अनुसार सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच करने के लिए पहले क्या करते हैं, प्रत्येक राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक। ये अनुमति राज्य सरकार से लेती है। अब ये न्यूज में क्यों रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य के मामलों में जांच के लिए सीबीआई को सामान्य जो सहमति दी गई थी उसको वापस ले लिया है। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है। पहले हमने सीबीआई पढ़ा, सीबीआई किस एक्ट से आया है, फिर सीबीआई इस एक्ट के अनुसार क्या करना पड़ता है कि राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अब ये न्यूज में क्यों है कि क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने इस एक्ट को जो दौरान जो सामान्य सहमति की जो बात की गई उससे वापस ले लिया है। तो अब आपको क्रम समझ में आ रहा होगा, तरीका ये पढ़ने का है, इसलिए आपको गाइड की जरूरत पड़ती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो है वीडियोस को जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट के कारण ही फिर जो है हम इसको और आगे कंटिन्यू करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी मेहनत लगती है, पढ़ना पड़ता है, फिर सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर आपको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बता दिए।
फिर इसके बाद जो है राज्य सरकार द्वारा जो सहमति होती है वो सामान्य या केस विशिष्ट हो सकती है। सामान्य मतलब सामान्य सहमति यानी जो सामान्य सहमति होती है, और केस विशिष्ट मतलब कुछ ऐसे केस होते हैं जिनके लिए स्पेशल तौर पे जो सहमतियां होती हैं वो लेनी पड़ती हैं। ठीक है। आमतौर पे क्या होता है कि राज्य सरकारों द्वारा अपने केंद्र सरकार कर्मचारियों के खिलाफ, जैसे मान लीजिए कि राज्यों में केंद्र सरकार कर्मचारी हैं, IAS हो गया, IPS हो गए, कुछ अन्य इनकम टैक्स के ऑफिसर हो गए, या फिर जो भी कुछ हो गया, केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, उनके भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए राज्य सरकारें क्या करती हैं कि आमतौर पर सहमति दे देती हैं। यही होती है सामान्य सहमति। ठीक है। और सामान्य सहमति क्या होती है? स्वतः समिति होती है। मतलब सहमति मतलब आप आइए तुरंत आप जो है सहमति, जब डायरेक्ट जांच करिए, ठीक है, वो सहमति मान ली जाती है। और हाल ही में जो कुछ अन्य राज्यों ने भी सामान्य सहमति ले ली है। अब इसमें क्या है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है और पंजाब है, ये 3 राज्य ऐसे हैं, और इस साथ साथ ये अब आ गया तमिलनाडु। ठीक। केस विशिष्ट क्या होती है? जैसे हमने देखा केस विशिष्ट सहमति। केस विशिष्ट सहमति वही होती है, जैसे यहाँ पे केस विशिष्ट हमने पढ़ा था ऊपर, सामान्य केस विशिष्ट, कि CBI को हर मामले में जांच आरंभ करने से पहले राज्य सरकार को आवेदन करना पड़ता है। ठीक। अब देखिए, यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है तो CBI के पास संबंधित राज्य में प्रवेश करने के पास पुलिस की शक्ति नहीं होती है। शब्द को ध्यान दीजिए, पुलिस की शक्ति नहीं होती है। और जो मान लीजिए कि सामान्य सहमति वापस ले ली गई है, जो पहले से जांच चल रही होगी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ को आपने देख लिया। अब कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि आप देखिएगा, अपवाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है राज्य की सहमति के बिना भी CBI को देश में कहीं भी अपराध को जांच करने का आदेश दे सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। और मान लीजिए जहां कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो रंगे हाथों, ठीक है, वहां के लिए जनरल कॉन्सेंट यानी कोई सामान्य सहमति लेने का प्रावधान लागू नहीं होता है, यानी ऑटोमेटिक वो जांच हो जाती है। UPSC प्रश्न कैसे बनाएगा? CBI की स्थापना जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत की गई है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जांच के आदेश के लिए राज्य सरकारों की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है आदेश देने के लिए। ठीक है। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए व्यक्ति के लिए भी सामान्य सहमति की प्रक्रिया लागू होती है। और पूर्व में चले और सामान्य सहमति, और लास्ट स्टेटमेंट ये होगा कि सामान्य सहमति के वापस ले जाने पर पूर्व में चले गए जो केस होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4 स्टेटमेंट हैं। अब बताओ क्या है ये इसमें? तो आपको स्टेटमेंट यहीं से बनाने हैं। इसमें केवल 3 सही है। ठीक। तो जांच का आदेश हाईकोर्ट दे सकता है सामान्य सहमति के बिना भी। सामान्य सहमति प्रावधान रिश्वत लेने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। ठीक। दिल्ली पुलिस विशेष अधिनियम के तहत इसी की स्थापना हुई है 1946 के तहत, और उन मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो पहले से चल रहे हों। ये 4 हो गया। इससे प्रश्न ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ DGP। एक छोटा सा कंटेंट ये है, इसके बाद जस्टिस क्लॉज है, फिर न्याय विकास है, छोटा सा, यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ DGP हाल जो क्या है, पंजाब विधानसभा ने पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है DGP की चयन प्रक्रिया में संशोधन करना है। उद्देश्य क्या है? DGP की चयन प्रक्रिया। DGP की चयन की वर्तमान प्रक्रिया क्या है? अब यहाँ आपने पढ़ लिया DGP कैसे चयन होते हैं। मान लीजिए कोई राज्य है, वहाँ पे DGP जरूरी होता है, तो DGP की नियुक्ति होती है प्रकाश सिंह बनाम भारत संघवाद। ये पुलिस सुधार के लिए बहुत जोरदार केस है ये। अगर आप पुलिस सुधार पे आ गया या पुलिस संबंधित आ गया केस, अगर कोई भी प्रश्न आता है मेंस में, अगर आप इस केस का उल्लेख करते हैं तो सामान्यतः जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति है वो जानेगा कि आपके पास आपने गहनता से अध्ययन किया है। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला जो 2006 में आया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधारों पर दिए गए दिशा निर्देश हैं। इसी के आधार पर जो है DGP की नियुक्ति होती है। इसके निर्णय के अनुसार क्या है कि DGP पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से, क्योंकि ये पदोन्नति होकर ही DGP बनते हैं लोग, पैनल में शामिल किए गए 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा DGP पद के लिए चयन किया जाता है। पैनल में 3 वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं और उसी में से राज्य सरकार जो है चयन करती है। इसके तबादले और पोस्टिंग की निगरानी के लिए राज्य में पुलिस स्थापना बोर्ड के गठन की सिफारिश की गई है। किसमें? निर्णय में। ठीक है। अच्छा, सूची प्राप्त करने के बाद UPSC जो है, UPSC संघ लोक सेवा आयोग, इस सूची में से 3 अधिकारियों के नाम को शॉर्टलिस्ट करती है और इसके उपरांत राज्य सरकार जो है 3 नामों में से एक का चयन कर लेती है। ठीक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के मामले में निर्देश के विपरीत कोई भी नियम कानून बनाएगा तो वो कानून नियम या निलंबित माना जाएगा। ठीक। अब क्या बोला? अब क्या है, अब विवाद क्या हुआ है?
पंजाब सरकार ने इसी में संशोधन कर दिया है, अपने पुलिस संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया है, जिसमें क्या बोला गया है, सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति स्वयं की जाएगी, डीजीपी की चयन प्रक्रिया में संशोधन करता है। और राज्य सरकार ने क्या तर्क दिया, यह तर्क देकर यह विधेयक उचित ठहराया है कि लोक व्यवस्था और पुलिस जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। तो इसी माध्यम से जो है यूपीएससी द्वारा जो चैनल तैयार पैनल होता है उसको दरकिनार करके और खुद जो है ये गठित अपना चयन करेंगे। इसके लिए क्या है कि 7 सदस्यीय समिति गठित होगी और उसमें से 3 अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों का पैनल गठित करेगी, जिसमें से डीजीपी जो है नियुक्त होंगे। यानी जो यूपीएससी जो पैनल बनाता है इसमें 3 अधिकारियों का, उसमें राज्य सरकार को चयन करना होता है, उसको दरकिनार करके पंजाब सरकार ने 7 सदस्यों के एक पैनल को बनाया, जिसमें से 3 लोगों को वो पैनल बनाएंगे। फिर इसके बाद से जो है 3 लोगों में से राज्य सरकार किसी को चुन लेगी। तो ये जो है प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ जो है ये मामले में से सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार है उसमें से इसका अवहेलना करता है। तो ये आपका डीजीपी के अपॉइंटमेंट के लिए पंजाब पुलिस ने संशोधन दिया है। अब डीजीपी पे क्या प्रश्न बन सकता है, यूपीएससी प्रश्न ऐसे बना सकता है, राज्य पुलिस जो है पुलिस समवर्ती सूची का विषय है, पुलिस संविधान के 7वीं अनुसूची में पुलिस में समवर्ती सूची का विषय है। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघवाद में डीजीपी अपॉइंटमेंट पर भी प्रकाश डाला, मतलब प्रकाश सिंह बनाम भारत संघवाद मामले में डीजीपी के अपॉइंटमेंट के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक, यूपीएससी द्वारा 3 सदस्यीय पैनलों में से डीजीपी राज्य सरकार चुनती है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। ये अगर स्टेटमेंट बन गया तो आप क्या जवाब देंगे, आप कमेंट करिएगा। यही इसी तरह से प्रश्न इस बार बने थे यूपीएससी के 2023 के पेपर में। तो प्रश्न इसमें से ऐसे बन सकता है, मैंने आपको प्रश्न में बना के बता रहा हूँ ताकि आपका जो है कॉम्प्रहेंसिव तैयारी हो सके। अब जस्टिस क्लॉज इफेक्ट है, इसको देखना है। ये इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है, ये हाई कोर्ट की जो न्यायालय परिसर में स्थापित किया गया है। क्या है कि जो ये पहले हितधारकों को न्यायालय संबंधित प्रमुख मापदंडों के बारे में जानकारी देगी। इसके अलावा जो है न्यायालय संबंधित डेटा को बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान करके लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी जस्टिस क्लॉक। अच्छा, न्याय विकास पोर्टल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, इसको देखिएगा, यूपीपीसीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। न्याय विकास पोर्टल किसने लॉन्च किया, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने न्याय विकास पोर्टल बनाया है। क्या है करता है पोर्टल, यह जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। किसकी निगरानी करेगा, केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है स्कीम, जिले और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास, ये प्रकार की सेंट्रल स्कीम, इसकी निगरानी करने के लिए क्या बनाया केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय, न्याय विकास पोर्टल। अच्छा, यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछ सकता है या यूपीपीसीएस में भी अब प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि न्याय विकास पोर्टल की स्थापना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक, इसके बाद जो है जिले और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं की योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केवल 1, केवल 2, 1 या 2, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए स्टेटमेंट। प्रश्न ऐसे यूपीपीसीएस में बन सकता है, यूपीएससी में भी बन सकता है। आपको ध्यान देना है कि ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा लिया गया है। कितना अच्छा प्रश्न था ये, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, तो इसको ध्यान देना है। इसी तरह से प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं। आप इस सीरीज को पसंद करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से हमने इसको बनाया और कैसे क्वेश्चन बनेगा ये हम आपको बता रहे हैं। तो इससे अच्छा कोई वीडियोस अभी तक मैगजीन को पढ़ाने वाला मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूब पे होगा। ठीक है, आप इसको सपोर्ट करिएगा। इसके बाद जो है कानून विभाग क्या है, न्याय विकास के बारे में कानून विभाग 1993-94 से जिले और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास नामक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। क्या है इसमें कि इसमें न्यायिक अधिकारियों, जिला न्यायाधीशों आदि के लिए कोर्ट, हाल और आवासीय इकाइयों का निर्माण हेतु राज्य सरकारों और प्रशासनों को संबंध में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अच्छा, वित्त पोषण पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अनुपात में, मान लीजिए क्या वित्त पोषण क्या है, ये सेंट्रल स्कीम जो है, सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है न्याय विकास का, इसमें क्या, इसमें जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए क्या है, इसमें 90% केंद्र रहेगा, 10% राज्य देंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में 100% है और जो शेष राज्य हैं जैसे मान लीजिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, अन्य राज्य हो गए, इसमें 60% केंद्र देगा, 40% राज्य सरकार का हिस्सा होगा। ये आपका वित्त फंडिंग होगा। और यहाँ पे आ गया आपका पंचायत विकास सूचकांक। पंचायत विकास सूचकांक किया गया है। पंचायत विकास सूचकांक किस द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आप यूपीएससी में, यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस आरओ और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है पंचायती विकास सूचकांक। इसमें क्या है कि अंकों के माध्यम से पंचायतों की प्रगति की निगरानी की जाती है और उसका मूल्यांकन करने के लिए एक मैट्रिक्स प्रदान किया जाता है और इसी स्कोर के आधार पर पंचायतों को रैंकिंग की जाती है। 4 श्रेणी में रैंकिंग होती है, A, B, C और D।
इसमें ए क्या है 75 से 90, 60 से 65, 40 से 60 और डी जो है 45% से कम। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। हमने पूरा पॉलिटी गवर्नेंस को 2 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है। अब आपको करना क्या है, हमने आपको क्वेश्चंस भी खूब सारे बताए होंगे। मेंस का क्वेश्चन खूब पहले वीडियो में देखिएगा, आपने मेंस का कंटेंट के लिए हमने खूब क्वेश्चन बताए थे। देखिए मैंने मेंस का ये आपको पढ़ाया था कंटेंट, कैसे कैसे जो है मेंस के लिए इसमें तैयार करना है। देखिए आप मेंस में लिख सकते हैं, सारी चीज़ों को हमने बताया था। पहले वीडियोस को देखिए, इस वाले वीडियोस को देखिए, और इसके बाद हमने आपको जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसको कमेंट करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा। और इसके बाद आपको करना क्या है, ये विजन आईएएस ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव दिया क्विज। अब आपको तैयार करना है और अच्छे से, तो इस क्विज को स्कैन करिए, और इस क्विज को स्कैन करके यहाँ पे 10-5 क्वेश्चन क्विज होंगे, 15 क्वेश्चन के आसपास क्विज होंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा। 10 या 15 क्विज होंगे। अब इस क्विज को सॉल्व करने के बाद आपका तैयारी कंप्लीट माना जाएगा। अब आपको इस मैगजीन की विजन आईएएस की जून वाली मैगजीन से पॉलिटी सेक्शन से कुछ भी पूछेगा, आपको सब कुछ तैयार है। तो तैयारी आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। आपको पूरा वीडियोस अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमने इसको प्री और मेंस के नज़रिए से बहुत सारे अच्छे से पढ़ाया है। पॉलिटी गवर्नेंस कंप्लीट कर दिया है। कल से हम लोग आईआर शुरू करेंगे। इसी तरह से 10 से 15 वीडियोस में सारे मैगजीन को खत्म कर देंगे। आपको करंट अफेयर के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त इनिशिएटिव है। और हम लोग मेंस का आंसर राइटिंग भी इसी से कराएंगे। टेलीग्राम पे क्वेश्चंस जल्दी आने वाला हूँ, ठीक है, और कॉपी भी चेक करके आपको फ्री में दूंगा, ठीक। तो आप जो है इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, स्टडी फॉर आईएएस-पीसीएस, ठीक है। तो वीडियो जो है आपको पसंद आए तो आप जरूर जो है इसको पसंद करिए, लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे उसको कमेंट करिएगा, फालतू कमेंट नहीं। और आप अपना समय बचाइए और इसको पढ़िए। धन्यवाद।